नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक पूरी कर चुके हैं, कृतिका की शुरुआत कर दी है। कृतिका के अंतर्गत 5 गद्य खंड है, जिसमें से हमने पहला पाठ पूरा कर लिया था। आज हमारा दूसरा पाठ है मेरे संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित पाठ है। यह एक साहित्यिक विधा का संस्मरण है। कौन सी विधा का है ये, अगर आपको पूछा जाए तो ये एक संस्मरण विधा का पाठ है। संस्मरण विधा का पाठ मेरे संग की औरतें। इस पाठ में मृदुला गर्ग जी ने अपने जो परिवार की औरतें हैं उनके व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले हम सामान्य सा मृदुला गर्ग जी का परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, आप जन्म परिचय देख लेते हैं एक बार। सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगी, जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखूंगी। अपन देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 25 अक्टूबर 1938 कोलकाता में। ठीक है। इनके पिता का नाम वीरेंद्र प्रसाद जैन था, माता का नाम रविकांता था और पति का नाम आनंद प्रकाश गर्ग था। इनके साहित्य के बारे में हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास में बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके नाम लिख के मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला उपन्यास है उसके हिस्से की धूप 1975। दूसरा है वंशज 1976। चित कोबरा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चित कोबरा है वह 1979 में है। चित कोबरा मैं और मैं 1984, अनित्य 1980। एक ये कठ गुलाब इंपॉर्टेंट है। कठ गुलाब है वह 1996। और एक मिलजुल मन, ये भी हमेशा एग्जाम में, मिलजुल मन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। मिलजुल मन किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का, या उसकी विधा पूछी जाती है। ये बहुत सी बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उपन्यासों में ये उपन्यास चित कोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। उसके पश्चात इनकी कहानियां हैं। कितनी कैद 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डैफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सैम 1982, दुनिया का कायदा 1983। ऐसे बहुत सारी इनकी कहानियां हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। कहानियां एग्जाम में नहीं पूछी गई है आज तक, बहुत ही कम पूछी गई है। एक संगति विसंगति करके कहानी है, 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। एग्जाम में अधिकतर उपन्यास, मिलजुल मन, कठगुलाब और चितगोपरा पूछे जाते हैं। कहानियों का बहुत कम पूछा जाता है। इसके पश्चात इनके नाटक है एक और अजनबी 1978, और जादू का समकालीन 1993, 3 कैदे 1996, साम दाम दंड भेद 2003। इनके कुछ निबंध हैं। रंग ढंग 1995 और चुकते नहीं सवाल 1999। ये तो इनकी रचनाएं थी। इनको पूरे साहित्य के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1988-89 में। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसी पर्टिकुलर एक रचना पर नहीं, पूरे साहित्य के ऊपर इनको यह मिला था। ये तो था इनका जीवन परिचय। कृतियाँ इंपॉर्टेंट इनके उपन्यास ही है। फिर से बोल देती हूँ, चित कोबरा, कठगुलाब और मिलजुल मन आपको बिल्कुल याद रखना है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहानियां, नाटक बहुत ही कम एग्जाम में पूछे गए हैं, न के बराबर। ठीक है, अब हम हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, मेरे संग की औरतें, यानी कवयित्री की संघ की जो औरतें हैं उनके बारे में यहाँ पर पाठ में लिखा गया है। उन परिवार की औरतों, संघ की औरतें कौन होगी? परिवार की औरतें होंगी या मित्र होंगे। तो उनके संघ की जो औरतें हैं उनके व्यक्तित्व और स्वभाव पर इन्होंने यहाँ पर प्रकाश डाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मेरी एक नानी थी। जाहिर है, देखो सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की? नानी की।
कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। यानी कवियत्री की एक नानी थी, उनको उन्होंने कभी देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। यानी नानी की कहानियाँ तो नहीं सुनी थी, पर नानी के द्वारा सुनाई हुई जो कहानियाँ थी वह मैंने सुन रखी थी, और उन कहानियों का मर्म है जो मुझे बहुत लंबे समय के बाद समझ में आया था। कवियत्री ऐसा यहाँ कह रही है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और परदानिश औरत थी। देखो अब आपको यहाँ पर ये परदानिश करके एक कर रखा है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर अगर आपको अर्थ देखना है तो आप कैसे अर्थ देखोगे, तो ये रहा, एक पर्दा करने वाली स्त्री, इसको कहते हैं परदानिश। तो उनकी नानी कैसी थी, पारंपरिक थी, अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली स्त्री, घूंघट में रहने वाली स्त्री थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी कि पति पर कभी कोई रौब नहीं जमाया नानी ने, ऐसा कवियत्री यहाँ पर कह रही है। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, यानी इकलौती बेटी थी कवियत्री की माँ, की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। अब यहाँ पे देखो, आपको अर्थ देखना, मुँह जोर मतलब बहुत बोलने वाली, ठीक है। तो मुँह जोर हो उठी यानी वे एकदम मुँह पर बोलने वाली औरत हो गई। नाना ने उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उसके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। नाना से उन्होंने क्या कहा कि उनको प्यारेलाल शर्मा से क्या करना है, मिलना है। सब दंग हैरान रह गए। जिस परदानशी औरत यानी पर्दे में रहने वाली औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की राज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्तों को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। नाना ने उनकी बात मान ली। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो, मतलब आज्ञाकारों से हो, साहबों के आज्ञाकारों से हो। फरमाबदार ये आज्ञाकारी, साहबों के आज्ञाकारियों से हो, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यानी मैं साहब लोगों से, मेरे पति साहब है तो वो साहब लोगों से शादी कराएंगे, तो मैं ऐसा लड़का नहीं चाहती हूँ। मैं आप जैसा लड़का चाहती हूँ जो आज़ादी का सिपाही हो। तो आप मेरे पति नहीं, आप मेरे बेटी के लिए वर ढूंढोगे। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी किसी को नहीं पता था कि वह अपने देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून भी रखती है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे अपनी निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में अपनी आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी, असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। अब कवियत्री क्या कह रही है कि उनकी माँ की शादी कैसे लड़के से हुई, होनहार पढ़े लिखे लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। यानी ICS का एग्जाम उनको नहीं देने दिया गया, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा थैला एक नहीं था, यानी उनके
पिताजी के पास। कवियत्री के माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। यानी उनको वो खादी की साड़ी पहनने नहीं आती थी, पर रात भर कोशिश करती जिससे उनको कोई उनकी हंसी मजाक न उड़ाए। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छिके पर टांग दी। ये कहावत है, ठीक है, धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही है कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। देखो क्यों नहीं की, उसकी दो वजह है। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, इसलिए कभी उनका किसी ने कोई अपमान नहीं किया। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह कि हमारे देश में आज़ादी के जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहिब ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी और उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती है। अपनी माँ के बारे में वो कह रही है, माता और पिता के बारे में। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी ने रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की वही शख्सियत थी। उसने खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि परिजात से कम जादू नहीं मालूम पड़ती थी। उससे खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुल मिली थी कि वे परिजात से कम जादू नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी वो इतनी नाजुक थी कि कोई ठोस काम उनसे करवा ही नहीं सकता था। इतनी सुंदर, इतनी नजाकत वाली और इतनी ईमानदार, निष्पक्ष। उसकी माँ की वो विशेषताएं बता रही है, ये सब उनकी माँ की विशेषता है ना। कवियत्री की माँ की विशेषता कि ऐसी मेरी माँ थी कि जिससे कोई ठोस काम नहीं करवा सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी, यानी जबानी राय मांगी जाती थी, पर उनको कोई काम करने के लिए कहता नहीं था और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। यानी उनकी माँ अगर उनको कोई कह देती थी घर वालों को, ससुराल वालों को, तो उस काम को पत्थर की लकीर की तरह पूरा कर दिया जाता था। जैसे पत्थर की लकीर नहीं मिटाई जाती है, वैसे उसकी माँ की कही बात को कोई मिटा नहीं सकता था, उसको पूरी तरह से निभाते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी वो कहते हैं कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, यानी ये अमीर बाप की बेटी है, इसके ऊपर हम हल नहीं जुतवाएंगे, इससे हम काम नहीं करवाएंगे। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ तो समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उसकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी मुस्तैद मतलब काम में लगे रहते थे हर समय। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि अब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज़ से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। यानी उनकी माँ एक अच्छी बहू की तरह कोई उनको सीख भी नहीं देती थी और न ही अच्छा बच्चों के लिए खाना पकाती थी, न उन बच्चों को वो लाड़ प्यार करती थी। यहाँ कवित्र कह रही है, वह तो अमीर बाप की बेटी थी, तो बार किताबें पढ़ती रहती थी और बिस्तर पे सोई रहती थी, उसको काम में कोई रुचि नहीं थी और साहित्य चर्चा करती रहती थी। कवियत्री कह रही है यहाँ।
जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा भी रखते थे। दादा दादी भी उनसे ऐसी कोई अपेक्षा रखते नहीं थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। उनकी माँ न तो अच्छी पत्नी बन सकी, न अच्छी माँ और न अच्छी बहू बन सकी, फिर भी सब उसकी बातों को मानते थे। साहिबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। एक तो उनके पापा साहब दे, एक तो वो कारण था। उसके अलावा दो कारण और समझ में आए थे उनके, कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनकी माँ थी कवियत्री की माँ, वो कभी झूठ भी नहीं बोलती थी इसके कारण। और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर होने नहीं देती थी। दूसरी उनकी आदत ये थी, किसी भी गोपनीय बात को कभी दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। उनकी माँ की ये दो आदतें बहुत अच्छी थी, जिसके कारण उसके ससुराल वाले इनका मान सम्मान किया करते थे। देखो, ऊपर शब्द आया था, उसका अर्थ है तैयार, चुस्त और तत्पर। जो यहाँ पर आपने देखा था शब्द, यहाँ कौन सा था, यहाँ पे ये मर्द मुस्तैद। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। यानी पहले जो पहला था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, उससे उसको घर वालों का आदर प्राप्त था। और दूसरा, वो गोपनीय बातों को दूसरों पर जाहिर नहीं करती थी, जिससे उसके बाहर वालों की दोस्ती भी अच्छी थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। यानी दोस्त तो वो हमारी भी थी, पर माँ की भूमिका वो नहीं निभाती थी, वो हमारे पिताजी अच्छी तरह से निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी में वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी कवित्री की कितनी बहनें थी? 3 बहनें और एक उनका छोटा भाई था। सब अपने अपने में स्वतंत्र थे उस घर में। किसी के निजत्व में किसी को झांकने की कोई इजाजत नहीं थी। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वह तीसरी दान कर देगी। खुदा के फजल मतलब अनुग्रह या दया से। ठीक है। जैन समाज में अपरिग्रह आप सभी जानते हो, संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ अपनी पहली बार गर्भवती हुई। मेरी यानी कवियत्री की माँ पहली बार गर्भवती हुई थी, तब की बात है ये। मेरी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू यानी बहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी भगवान और उनके बीच में पोशीदा मतलब कोई है ना, वो गुप्त बात नहीं रखी और सबको कह दिया उन्होंने, है ना, छुपा के बात नहीं रखी। और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए कि उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली। यानी उन्होंने ऐसी मांग क्यों मांगी, उसकी कोई वाजिब वजह नहीं मिली थी। यह भी नहीं कर सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादी जी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मतलब नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। यानी माँ जी जो भी मांगती थी भगवान से, भगवान उन्हें दे दिया करते थे। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान भी न रहा होगा। दादी भी वही चाहती थी उनकी, और परदादी भी वही चाहती थी कि बेटी हो। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्या एक के बाद एक
धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब ये सुना रहे हैं उस चोर की और माँ जी की कहानी। हुआ यूं था कि किसी की शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली में तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, यानी रात को जागरण कर रही थी, नाच गान कर रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसे माजी सोई हुई थी और औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगरा फ्रिया दिमाग में बिठला कर उतरा था, यानी सारा वो करके दिमाग में जुगलबंदी करके उसमें गया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आवट से ही खुल गई, यानी वह जगह बदल देगी चोर को पता नहीं था, पर चोर की आहट सुन के माजी की नींद खुल गई। कौन? माजी ने इम्तिनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखी और तरीके से छानियो। उन्होंने कहा, जा कुएं में पानी ला, कपड़ा बांधना और अच्छे से छान देना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। हमारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कहे गया। देखो कैसी कहानी मस्त है, चोर भी सच बोल गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ लो, धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगे? चोर क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कि आप चोर के हाथ का पी लोगे? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अक बकाया, यानी चौंक गया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर बोझा कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में से लगा और सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। कवियत्री अपनी बात बता रही है कि मैं दोनों बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंस गई थी। पाठ आपका बहुत लंबा पाठ है, इसको शायद यहीं ख़त्म करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन, फिर इसको यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। देखो यहाँ पर 15 अगस्त की बात आ गई कि जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी, उस समय जब सब जगह आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब कवियत्री कह रही है कि मैं बीमार थी और उस समय टाइफाइड को एक जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त भी नहीं दी थी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारी उससे भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, पर कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स
कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। कौन सा उपन्यास पकड़ाया? ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास। किसको पकड़ा दिया पिताजी ने? कवियत्री को। किताबें पढ़ने का मुझे मीराक था। देखो अभी मीराक का अर्थ यहाँ क्या है? इसके प्रसिद्ध रूपी उपन्यासकार मीराक दूसरे नंबर का है। ये मानसिक रोग है ना, मानसिक रोग था। और जो ये उपन्यास आया है उस ब्रदर्स कारामजोव, उसके लेखक थे दास्तोवस्की। रूसी उपन्यासकार थे दास्तोवस्की, जो इस उपन्यास के लेखक थे। प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना। और मानसिक रोग होता है मीराक का मतलब, यानी किताबें पढ़ने का कवियत्री को मानसिक रोग था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, तो पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। मोहलत मतलब फुर्सत, अवकाश। काम खोल दिए, हाँ, काम पकड़ू। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि इसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए, मिल गए। कितना पहली बार मैं पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। उसकी जो उपन्यास थी कि उसके अंतर्गत एक पाठ, जैसे जादू का कालीन मेरे नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वकट गुलाब उपन्यास के कई अंश, उनमें मैंने इस उपन्यास के में जो वो अंश था उसका जिक्र किया है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुए। यानी ये 5 बहनें थी कुल, तो किसी में भी हीन भावना का शिकार नहीं था कि वो लड़की है। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। यानी जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो कौन थी? मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व को कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। यानी पति की सरनेम क्यों लगाई? कवियत्री कहते थे मृदुला गर्ग को कि उनका उदाहरण देकर मनु भंडारी का, कि देखो उन्होंने नहीं बदला, तुमने क्यों बदला? तो लेखिका के पास कोई जवाब नहीं था, पर लेखिका ने भी कह दिया था कि नाम बदलने में कोई नुकसान तो नहीं है, अपना व्यक्तित्व तो वैसा ही रहता है। पूछने को तो पिताजी से लोग भी ये पूछते थे कि 5 बेटियों में आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। यूं करके 5 बहनें थी। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ उनका राजी। मजे की बात यह कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजी फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजी फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। यानी घर में मेरी कोई पढ़ता ही नहीं है तो घर में तो मेरी कोई आलोचना नहीं करेगा। खैर मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत
के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे में लेने जाती तो रेणु उसे बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। फायरिंग मतलब कार्य से निवृत्त करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों में उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा मतलब धीरे धीरे, है ना, खरामा खरामा मतलब धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उन्हें जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने में भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। बहुत बड़ा पार्ट है बेटा, आज इस पार्ट को यहीं ख़त्म अपन कर देते हैं। आपको याद रखना है, माँ ने कहा पिताजी से पूछो। यहाँ पर इस पार्ट को अपन ख़त्म करते हैं। कल फिर पढ़ेंगे इस पार्ट को। 23वें पेज से अपना पार्ट बाकी रहेगा। इतना आधा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल यहाँ से अपन आगे से शुरू करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आप आपके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।